नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के बीकेसी इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं गुड़गांव की खबर के साथ। गुड़गांव में एक सोसाइटी के महंगे फ्लैट जान पर खतरा बने तो प्रशासन ने उन्हें खाली करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया और इसके लिए समय भी ज्यादा नहीं दिया। बेशक जान पर खतरा है, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी वजह से इन सैकड़ों लोगों के पैसे फंसे हैं? पहले इनकी जान पर खतरा आया और अब इनका आशियाना इनके हाथ से निकला है। कल क्या होगा, कोई खबर नहीं। देखिए रिपोर्ट। एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी में अपने नए मकानों की हालत को लेकर पहले से ही परेशान लोगों के सामने नई परेशानियां आ गई हैं। जिला प्रशासन ने उनसे कह दिया है कि 1 मार्च तक अपने घर छोड़कर किसी सुरक्षित मकान में चले जाएं। कुछ समय पहले देखने को मिला कि उसमें दीवारों में जो है डिफॉर्मिटिविटी आने शुरू हो गई और सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। 1 मार्च यानी 15 डेज में रेजिडेंट्स उसको वेकेट कर देंगे बिल्डिंग को, बिकॉज इट इज नॉट सेफ। और 1 महीने के अंदर अंदर एनबीसीसी को डायरेक्शन दी गई है कि वो उनका जो रिफंड है इंटरेस्ट के साथ एज पर लो जो भी लगता है वो सिटीजन्स को, इनको रेजिडेंट्स को रिफंड देगी। बुधवार को शहर और नगर नियोजन विभाग और एनबीसीसी के अफसरों के साथ ही सोसाइटी के तकरीबन 50 निवासियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पूरे पैसे देने के बाद भी घटिया घर और उसे भी छोड़ने की नौबत। आम लोग बीच में फंस गए हैं। उन्होंने हमारा घर ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वो सवाल वो हमसे नहीं, हम उनसे करना चाहते हैं कि चिंटल के गिरने के बाद ये क्या बात हुई कि एनबीसीसी भी गिर ही जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर गिर ही जाएगा। लोग घर न छोड़ना भी चाहें, लेकिन उनके सामने चिंटल्स पैराडिसो का उदाहरण है, जहां देखते ही देखते एक टावर के कई फ्लैट मिट्टी में मिल गए। बेशक जिंदगी भर की कमाई से खरीदा गया मकान बड़ी चीज होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि जान है तो जहान है। बीते महीने गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईडी केस के तार अब ओल्ड सीमापुरी इलाके के एक घर से जुड़ते हुए पाए गए हैं। इस घर में रहने वाले जो संदिग्ध किराएदार हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। छानबीन के दौरान एक बैग मिला है जिसमें कुछ संदिग्ध सामान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे। इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके में तकरीबन 2 बजे दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंची, स्पेशल सेल की टीमें पहुंची और उन्होंने यहां पर एक घर जो बंद है वहाँ पर रेड्स कंडक्ट की, क्योंकि 14 जनवरी को जो गाजीपुर मंडी में बम मिला था या फिर 29 जनवरी को जो कुल्लू में ब्लास्ट हुआ था उसके तार यहाँ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पिछले तकरीबन 10 दिन पहले एक शख्स ने यहाँ पर एक घर किराए पे लिया और उसके बाद कुल मिलाकर 3 लोग यहाँ पर रहने लगे। जब दिल्ली पुलिस ने कई सारी कॉल्स इंटरसेप्ट की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गाजीपुर मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने कॉल्स इंटरसेप्ट की तो आखिरकार उन्हें इस घर का पता चला। ये पुरानी सीमापुरी इलाके में है और यहाँ पर उन्होंने जब छानबीन की तो घर के अंदर से एक लावारिस बैग भी मिला जिसके अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि बम मिले होने की सूचना दी गई। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ये लोग जो अभी फरार है उन्हें दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है जो इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का प्रोब कर रहा है वो कब तक पकड़ पाएगा, और क्या इन लोगों के तार कुछ एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए थे या फिर ये लोग स्लीपर सेल के मेंबर थे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में बड़े स्तर पे धमाके या फिर अटैक करने की फिराक में ये लोग थे और पुलिस के आने से ठीक पहले ये लोग यहाँ से फरार हो गए। तो देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि कब तक दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल या फिर बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन लोगों को पकड़ने में कामयाब होगी और बाकी डिटेल्स उसी के बाद बाहर आने की संभावना है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल तक बंद रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की रौनक एक बार फिर से लौटी है। कॉलेज खुले हैं तो छात्रों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ है, पर उन छात्रों की मुसीबत बड़ी है जो कि दूर दराज के इलाके से हैं, क्योंकि कमरों की कीमत बढ़ गई है। मैंने पहले देखा था कि एक आध फ्लैट 12,000 का सिंगल रूम 1 BHK वो आज 17-18,000 में मिल रहा है। मेरे फ्रेंड्स असम से आ रहे हैं तो उन्होंने जो फ्लाइट बुक कराई है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रही है। बट ये 4-5 महीने के लिए तो कई लोग पीजी वगैरह भी देने से इनकार कर देते हैं कि नहीं हमें तो 1 साल 2 साल के लिए लड़के चाहिए। विश्वविद्यालय खोलने की छात्रों की मांग पर सुनवाई तो हुई, लेकिन रहने के लिए कमरों के किराए मनमाने तरीके से बढ़ गए हैं। रौनक बढ़ी जरूर, पर बढ़े खर्च का रोना भी है। बुलंदशहर की जोया खान दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं।
यहाँ आकर काफ़ी दिक्कत हुई एसपीजी वगैरह ढूंढने में, और प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है पहले से, क्योंकि हमने पहले चेक किया था, इट वाज अराउंड 6000 और अब मिल रहा है 10,000 के अराउंड। और ये शेयरिंग में है? यस। कितने दिन पहले 6000 का रहा होगा और अब कितने का है? वो हमने एक्चुअली 3 दिन पहले चेक किया था, वो 6000 अराउंड था, और फिर 3 दिन बाद देखा तो वो एकदम से प्राइस बढ़ गया था। कितना हो गया अब 10,000। यही परेशानी जम्मू के सूजल की भी है। पहली बार कैंपस आए हैं, खुशी कॉलेज खुलने की है, पर साथ में बढ़े खर्च का गम भी। दिक्कत ये रही कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमें पीजी दिलवा रहे थे, तो 1 महीने पहले जब मैंने मन बनाया यहाँ आने का तो वो मुझे अराउंड 9,000 का पड़ रहा था विद वाईफाई, 3 मील, एसी एंड गीज़र। पर जैसे ही सडन अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद वो सेम पीजी मुझे 12,000 में मिला है विजयनगर में, जहाँ एवरेज प्राइस पहले कभी 7,000 8,000 हुआ करता था, अब वो राइज हो गया है और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में और होता जाएगा। और 7,000 का पहले होता था, तो आप कह रहे हैं? हाँ। और आपने कितने दिन पहले पता किया तो कितने का था? और मैंने 1 महीने पहले पता करा था, जनवरी की स्टार्टिंग में, तब वहाँ पे 9,000 का मुझे मिल रहा था। हाँ। और अब वो सेम मुझे 12,000 का मिला है। कोरोना के मद्देनजर कॉलेजों में तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के छात्रों के पहले सेमेस्टर का एग्जाम 21 मार्च से होना है और क्लास 10 मार्च तक ही चलना है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। छात्र अपनी परेशानी भी गिना रहे हैं, वहीं उत्साह भी है। ये सब अचानक से हो गया है और एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, और आई थिंक सेकेंड ईयर वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको अचानक से ही बुला लिया, क्योंकि मेंटली रेडी होने का भी टाइम नहीं मिला। मैं 1 हफ्ते का नोटिस दिया था, और जो मेरे जैसे आउट स्टेशन फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है पीजे मिलने की, यहाँ आने की। बस बात यह है कि एग्ज़ाम्स अभी तक ऑनलाइन हो रहे थे, तो अचानक ऑफलाइन हुआ तो थोड़ा उसकी वजह से दिक्कत होगी। और ये तो है ही कि किसी चीज़ को बहुत दिनों तक करो, फिर अचानक कुछ चेंज हो जाए तो मुश्किल तो होती है। तो वही बात है बस। तो समय के साथ बदलना भी तो होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन समय उसके लिए देना भी तो होता है। हाँ। वही वाली बात है। तो समय आप लोगों को नहीं मिला, ये कह रहे हैं? थोड़ा कम मिला, लेकिन देखते हैं, कर लेंगे। मेंटली प्रिपेयर होने का वक्त थोड़ा मिलना चाहिए। जी जी। नई शुरुआत तो कुछ चिंताएं भी, चुनौतियां भी, उत्साह भी, उमंग भी, और बाहर वालों के लिए कुछ जंग भी। पर अगर पिछड़ना नहीं है तो समय के साथ बदलना और चलना भी ज़रूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महामारी के दौरान मुंबई के कुछ इलाकों से बच्चों के बीच कुपोषण की इतनी शिकायतें आई कि राज्य सरकार को एक सर्वे कराना पड़ा और पता चला कि 3,000 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से गुजर रहे हैं, और इनकी गंभीरता को देखते हुए 71 केंद्र राज्य सरकार की ओर से खोले गए हैं। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई में इस तरह का सर्वे राज्य सरकार द्वारा अपने आप में पहली बार किया गया है। ये तस्वीरें आपको किसी पिछड़े इलाके की लग रही होंगी, लेकिन ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं। जिस शहर में आधी से ज्यादा आबादी झुग्गियों में बसती है, वहां अब महामारी ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बदलते आर्थिक हालात में बच्चों के बीच कुपोषण ने डेरा जमाया है। महिला और बाल विकास विभाग के एक सर्वे के अनुसार मुंबई में धारावी, मालवनी, मानखुर्द और गोवंडी जैसे इलाकों में 3,258 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। महामारी के दौर में बच्चों में कुपोषण की शिकायत इतनी बढ़ी कि मुंबई में इस तरह का सर्वेक्षण पहली बार करना पड़ा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुंबई में सरकार ने कुल 71 शहरी बाल विकास केंद्र खोले हैं। 71 शहरी बाल विकास केंद्र में अति कुपोषित बच्चों को दिन भर रखा जाएगा और उन्हें हर 2 घंटे में पौष्टिक आहार, नियमित भोजन दिया जाएगा। नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाएगी। इन बच्चों का वजन सामान्य हो, इस पर मेहनत की जाएगी। साथ ही आवश्यक दवाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। एडिशनल अपन जेवण देतोय ते देणार आहे। जमीन पर हकीकत देख रही कई सामाजिक संस्थाएं बताती हैं कि कोविड से पहले जहां 150 बच्चों तक खाना पहुंचाने की जरूरत पड़ रही थी, अब ये संख्या बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। जो रिक्वायरमेंट थी वो अचानक ही एकदम हाई लेवल पे चली गई। जैसे हम जो है सालों से हम 100, 150, 200 बच्चों को खाली उनके खाने का या उनकी दवा का या उनके यहाँ राशन भेजने का वीडियोस वगैरह के, तो हम वो करते थे। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये काउंट जो है बहुत हाई हो गया। आज हम कुल्लावाई जो है इस वक्त मंथली 1000 बच्चों का खाना जो है सर्व करता है। कुर्ला हो गया, चांदेवली हो गया, धारावी हो गया, वडाला हो गया। हमने बच्चों को दूध के लिए बिलखते हुए देखा है, हमने बच्चों को खाने के लिए बिलखते हुए देखा है। सर्व धर्म और वर्ग की महिलाओं का जत्था भी रोज अपने छोटे से किचन के जरिए ही ऐसे बच्चों तक खाना पहुंचा रहा है। यहाँ पे ये खाना पक रहा है वेजिटेरियन, ये 50-60 बच्चों के लिए जाता है, कुर्ला बॉयज़ के लिए। और हम यहाँ पे बहुत सारे आते हैं
हम यहाँ पे पका के उन लोग के लिए खाना भेज देते हैं। सिर्फ 2 साल पहले चालू हुआ था और फिर जब लॉकडाउन थोड़ा सा एंड पे आया, जब देखा गया तो इनका हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप किया था, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में मेडिकल कैंप, तो हमें पता चला यहाँ कुपोषण है जो माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और इसमें कोई रिलीजियस बायसनेस नहीं है। हमारे पास आयशा है, हमारे पास आशा ताई है, हमारे पास सुलेखा है, हमारे पास आफरीन है, ऐसे मतलब कोई रिलीजियस बायसनेस नहीं। वो खाना मिलके बनाते हैं उनके किचन से और पिक एंड ड्रॉप हो जाता है। पैसा हाथ में नहीं था, बच्चे भी ये थे, तो ये लोग मदद करे, हमारी राशन भी ला के देते थे, खाना भी बांटते थे। मुंबई शहर में कुपोषण के हालात से बच्चों को बचाने के लिए ऐसी अनेकों संस्थाएं बिना शोर किए शांति से नेक काम में जुटी हुई हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर में किसानों की आफत क्यों बना है पॉर्क्यूपाइन? पूरी खबर एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के किसान परेशान हैं। वजह है साही यानी कि पॉर्क्यूपाइन, जो कि पेड़ के तनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में किसानों के सामने एक नया खतरा खड़ा हुआ है। साही, जिसे पॉर्क्यूपाइन भी कहते हैं, वो बादाम और सेब के पेड़ों के तनों पर धावा बोल रहे हैं। नतीजन पेड़ सूख रहे हैं। अब किसान पेड़ के तनों को जालियों और बोरियों से ढक रहे हैं। किसान कहते हैं कि जाड़ों के महीने में यह आफत आती है। जाड़ों में ये पेड़ों पर हमला करते हैं। ये फलों के पेड़ों की छाल छीलते हैं। आखिरकार पेड़ साल भर में सूख जाता है। इससे भारी नुकसान हुआ है। बादाम के बाद अब ये सेबों के पेड़ों पर धावा बोल रहे हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी बाग उगाने में लगाई। एक पेड़ बड़ा होने में 15 साल लगते हैं। यहाँ आते हैं तो पेड़ों की छाल छिली हुई मिलती है। बाग बर्बाद हो रहे हैं। शोपिया, पुलवामा और बडगाम जिलों में हजारों पेड़ों पर असर पड़ा है। कश्मीर के देहाती इलाकों में अर्थव्यवस्था फलों के पेड़ों के सहारे चलती है। अफसरों का कहना है कि वो जानकारों के साथ मिलकर इस परेशानी का हल तलाश कर रहे हैं। कुछ सालों से इनकी जो पॉपुलेशन है बढ़ गई है पॉर्क्यूपाइन की। हमने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी टेकअप किया है ये इशू, और हम वहां से भी कोई एडवाइजरी लेके जरूर ग्रोवर से शेयर करेंगे। और अदरवाइज भी हम पिछले 1 साल से 1-to-1 में इनको अपना एडवाइस दे रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये चीज ये चक हो जाए। साही के शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आइरिस फूल बागों में लगाया जाए तो साही वहां नहीं आएंगे, लेकिन इलाके और पेड़ों की तादाद देखते हुए ये काम आसान नहीं है। यहाँ 1,62,000 हेक्टेयर जमीन पर 7 करोड़ सेब के ही पेड़ हैं। कश्मीर में बादाम और सेब के दरख्तों पर एक ऐसा हमला हो रहा है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पॉर्क्यूपाइन दरख्तों पे हमला कर रहा है। हजारों दरख्त खराब किए गए हैं। लोग अब जूट के थैलों से दरख्तों को डांप रहे हैं, लेकिन ये एक आर्जी हल है और सरकार के पास साइंसी बुनियादों पर इस खतरे से निपटने के लिए अभी तक कोई हल मौजूद नहीं है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को मुंबई के बीकेसी से दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।